राकेश को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घेरे रहती थी। वह सेठ रामलाल के यहाँ माल ढोने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने मालिक से इस विषय में बात करे, शायद वह उसकी मदद कर दे। रामलाल की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। राकेश उसके ऑफिस में आया और झुककर उसका अभिनंदन किया। रामलाल ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो राकेश, कैसे आना हुआ? मालिक, आपके पास एक आशा लेकर आया था। राकेश ने कहा, आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा। कुछ बताओ तो सही राकेश, यदि आप मुझे कुछ रुपया एडवांस दिला दे तो मैं अपनी एक बेटी के हाथ पीले कर दूं। वह धन आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। रामलाल कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला। राकेश डरता हुआ सा सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। रामलाल ने अपने सामने रखे इंटरकॉम का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। रामलाल के इस रूप को देखकर राकेश मन ही मन बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है। वो उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहा है। बात राकेश की समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि रामलाल अपने सामने किसी को बैठाना भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठने के लिए क्यों कहा? क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहा है? ऐसे ही ढेर सारे सवालों का तूफान उसे मथने लगा। वह विचारों में खोया हुआ था। तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय रखकर चला गया। पास ही 2 कप रख गया था। सेठ रामलाल ने अपने हाथों से चाय बनाई, एक कप राकेश की ओर बढ़ाया। लो राकेश, चाय पियो। राकेश ने कहा, मैं भला आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। राकेश जी मालिक, तुम बेफिक्र होकर चाय पियो। रामलाल ने कहा, बाद में हम उस विषय में बातें करेंगे। डरते डरते राकेश चाय पीने लगा। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन सेठ रामलाल के साथ बैठकर चाय भी पी सकता है, जिसके कई मिल हैं और न जाने कितने किस्म के व्यापार हैं। चक्कर उसकी समझ में नहीं आया। एक बार उसने यह अवश्य सोचा था कि कहीं ऐसा न हो कि सेठ रामलाल, जो कि विधुर है, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहता हो, लेकिन अपने इस ख्याल को उसने अपने दिल से निकाल दिया। भला उसके ऐसे भाग्य कहाँ कि जो उसकी बेटी इतने बड़े घर में चली जाए। इसी पसोपेश में उसने चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। रामलाल ने भी चाय समाप्त कर ली थी। उसके बाद रामलाल ने राकेश की ओर मुखातिब होते हुए कहा, राकेश जी मालिक, शायद आप ये जानते होंगे कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। रामलाल ने बात प्रारंभ करते हुए कहा, जी मैं जानता हूँ राकेश जी। रामलाल ने कहा, हमारे पास बेपनाह दौलत है, लेकिन कोई वारिस नहीं है। बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपभोग करने वाला कोई न हो, तब तक ये सब बेकार है। जी मैं ये जानता हूँ। आप अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए। रामलाल ने कहा, यदि वो हमारे घर की लक्ष्मी बनना कबूल करे तो हमें प्रसन्नता होगी। और हाँ, आप एक बात भली भांति समझ लें कि आप पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार करेगी तो हम आपको इतना धन देंगे कि न केवल आपकी हालत सुधर जाएगी, बल्कि आप अपनी बाकी की 3 बेटियों का विवाह भी बड़ी शान से कर सकेंगे। अब आप आराम से घर जाए और अपने बच्चों से बातें कीजिए। यदि हमारी बात उन्हें ठीक लगे तो आप सुबह घर पर आ जाए, बाकी बातें वहीं होगी। राकेश प्रसन्नता से चलता हुआ अपने घर पर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से वह सब बातें कह दी जो रामलाल ने उससे कही थीं। रामलाल की तरह उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उनके मुसीबत के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, आरती से तो पूछ लो, बुलाओ उसे। आरती को उन्होंने वहीं बुला लिया। वही उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। आरती की मां ने उससे कहा, बेटी आज तेरे लिए मिल मालिक सेठ रामलाल का पैगाम आया है। उसकी उम्र जरूर ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों के पास धन होता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि आप लोग अपनी बेटी से पूछ लें। हाँ, मैं अपनी ओर से यह कहूंगी कि यदि तुम उनके साथ शादी की हाँ कर लोगी तो न केवल हमारे दिन फिर जाएंगे, बल्कि तुम्हारी बाकी 3 बहनों के भी रिश्ते समय से और अच्छे परिवारों में हो सके। जी तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, हमें सुबह बता देना। माँ ने काफी प्यार भरे अंदाज में कहा। मम्मी, हाँ बोलो बेटी, इसमें सोचना क्या है? आरती ने कहा,
यदि मैं सेठ रामलाल से शादी कर लूं और उसकी पत्नी बन जाऊं तो निश्चित ही हमारे परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अपने परिवार की खातिर मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। राकेश और उसकी पत्नी ने बलिदान शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन राकेश सुबह 9 बजे सेठ रामलाल की कोठी पर पहुंचा। सेठ रामलाल लॉन में बैठा चाय पी रहा था। उसके हाथ में सुबह का समाचार पत्र था। उसके पास पहुंचकर राकेश ने नमस्ते की। उसकी नमस्ते का उत्तर देते हुए रामलाल ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। सेठ रामलाल के पास उसका छोटा भाई विनीत बैठा हुआ था। उम्र यही होगी 17-18 वर्ष, बेहद खूबसूरत नौजवान। रामलाल ने पूछा, क्या सोचा? जी हम तैयार हैं, राकेश ने कहा। हमने स्वया आरती से पूछ लिया है, उसे भी कोई ऐतराज नहीं है। जब राकेश ने चाय समाप्त कर ली तो रामलाल राकेश को अपने साथ लेकर अंदर गया। अंदर आकर उसने राकेश को 2 लाख रुपए दिए और ढेर सारा जेवर दिया और साथ ही यह भी कहा, आप तैयारी कीजिए और आज से ही आप हमारी दूसरी कोठी में चले जाएगा, वह खाली पड़ी है। सेठ जी यह सब कुछ मैं कैसे लूं? राकेश ने कहा, मैं बेटी वाला हूँ। बेटी वाले लेते नहीं देते हैं। आप चिंता न कीजिए। रामलाल ने कहा, आप ऐसा कुछ मत सोचिए, मेरे पास अथाह दौलत है। आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, हमारे नौकर आज ही आप लोगों को हमारी दूसरी कोठी में पहुंचा देंगे। कोठी पर आवश्यकता की हर चीज आपको मौजूद मिलेगी, बाकी 2-4 लाख रुपए कल आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। सेठ रामलाल का ससुर बनने लायक आप अपने आप को बनाइए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। और हाँ, रामलाल ने कहा, अब आपको फैक्ट्री जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रहिए। राकेश मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपने जीवन में इस कभी स्वप्न में भी एक साथ नहीं देखा था। 2 लाख रुपए बैग में, ऊपर से जेवर। वह मन ही मन सोच रहा था कि घर जाकर इन नोटों को एक बार जी भरकर देखूंगा। वो अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था। बाहर आकर रामलाल ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर इन्हें इनके घर ले जाओ और वहां से इनके परिवार को सामान सहित हमारे दूसरे बंगले पर पहुंचा देना तथा वहीं पर इनकी सेवा में रहना। जो आज्ञा सेठ जी। राकेश के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का द्वार खोला और राकेश पीछे वाली सीट पर बैठ गया। राकेश ने ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया था। राकेश का तो जैसे भाग्य ही बदल गया था। तभी तो कहते हैं, स्त्रिय चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। अर्थात स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के विषय में तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। ड्राइवर ने राकेश को ले जाकर उसके द्वार पर उतार दिया। राकेश बैग लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में बैग देखकर बोली, इसमें क्या है? आओ दिखाता हूँ। और उसने अंदर जाकर उस बैग को एक पुरानी सी मेज पर रखा और खोल दिया। बैग में 100-100 के नोटों की गड्डियां लगी पड़ी थीं, एक और कोने में जेवर पड़े थे। ये सब क्या है? आरती के पापा, ये सब हमारा है। आरती की माँ, राकेश ने कहा, सेठ जी ने कहा है कि तुम लोग शादी की तैयारी करो कल और पैसा मिल जाएगा। सेठ जी ने रहने के लिए अपनी एक कोठी भी दे दी है। आप सच कह रहे हैं आरती के पापा? हाँ, आरती की माँ। राकेश की आवाज खुशी की वजह से कांप रही थी। ड्राइवर ने अंदर आकर कहा, आप लोग बंगले पर चलिए, सेठ जी ने कहलवाया है कि जो वहाँ ले जाने लायक आवश्यक सामान होगा वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा भाई, आरती की माँ, इनसे कहो कि तैयार हो जाएं। राकेश ने कहा, हम लोग बंगले पर चलेंगे। क्या अब हम उस बंगले में ही रहेंगे? हाँ भाई। और तब राकेश की पत्नी ने अपनी चारों जवान बेटियों को तैयार होने के लिए कह दिया। वे सब तैयार होकर गाड़ी में आ बैठे। खुदा जब देता है छप्पर फाड़कर देता है, और राकेश के साथ ऐसा ही हुआ था। ड्राइवर ने उन लोगों को लाकर सेठ के बंगले पर छोड़ दिया। राकेश की पत्नी और लड़कियां पागलों की भांति महलनुमा बंगले को देख रही थीं। उनमें से किसी को भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सब सच है। तभी वहां एक आदमी आ गया। उसने राकेश को 2-3 दुकानों के पते बताए और कहा, इन दुकानों से आप लोग आवश्यकता की सब चीजें जितनी आवश्यकता हो खरीद ले। सेठ जी ने फोन कर दिए हैं। अच्छा भाई। उसकी बेटियां सजी धजी परियां सी लगने लगी थीं।
शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा और फिर बड़ी धूमधाम के साथ 1 माह बाद आरती और रामलाल की शादी हो गई। आरती दुल्हन बनकर उस बंगले में आ गई। सेठ रामलाल के बंगले पर आरती का भव्य स्वागत हुआ। वह अपने कमरे में चली गई। फूलों से सुहाग सेज सजाई गई थी। रात्रि में आरती अपनी सुहाग सेज पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद सेठ रामलाल भी आ गया और वही हुआ जो सुहागरात में होता है। आरती ने अपने परिवार की खुशियों के लिए सेठ रामलाल से विवाह कर लिया, लेकिन इस शादी से वो मानसिक तौर पर जरा भी प्रसन्न नहीं थी। उसकी नज़र रामलाल के भाई विनीत पर थी, जिसे रामलाल अपने पुत्र के समान प्यार करता था। सेठ रामलाल जब फैक्ट्री चले जाते तो आरती विनीत के पास आ जाती थी। क्योंकि रिश्ता देवर भाभी का था ही, इसलिए उससे मजाक करने लगती थी। विनीत सामाजिक तौर पर नादान था। उसे लोगों के पास उठने बैठने का पता ही नहीं मिला था, यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी घर पर ही हुई थी। जब आरती उसके साथ छेड़छाड़ करती तो उसे अजीब सा महसूस होता था। शरीर के अंगों में तनाव सा आ जाता था और आरती की विनीत के साथ नज़दीकियां बढ़ने लगी। विनीत को भी ये सब अच्छा लगने लगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।